हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो फ्रेंड, हम आज सोच रहे हैं कुछ जो पढ़ाई से रिलेटेड है लेकिन बेसिक है, जो हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं। देखा जाए तो ये पढ़ाई से अलग नहीं है, ये पढ़ाई का ही पार्ट है। इसी के अनुसार ही हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि हमें दिल्ली से बम्बई जाना हो, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा रूट है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा बस है या ट्रेन है या एरोप्लेन, यानी कौन किस टाइम पर और किस साधन जाएगा। तो वो साधन ही, हम अगर साधन नहीं जानेंगे तो फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे रास्ता। ठीक ना। मान लीजिए कि आप मुंबई से दिल्ली के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको टाइम और रूट दोनों मालूम होना चाहिए। ठीक। रूट न भी मालूम है, अगर रूट नहीं मालूम है तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ट्रेवल साधन हमको लेके जाएगा, बस। और बस को चलाने वाला कौन होगा? ड्राइवर। ड्राइवर के मार्गदर्शन में आप पहुंच जाएंगे। ठीक। उसी प्रकार से हमारा जो मेन बेसिक चीज़ होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो होती है उसका सिलेबस, जो आयोग के द्वारा ही बनाया गया रहता है। जो संस्था एग्जाम कराती है, जिस संस्था का एग्जाम होता है उस संस्था के द्वारा बनाया जाता है सिलेबस, जिसे पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग, यानी वो हमारा रूट है। अगर उससे इधर उधर, वो हमारा लिमिटेशन है। अगर सिलेबस के लिमिटेशन से आप इधर उधर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो सिलेबस क्या है? हमारा लिमिटेशन है। ठीक। जिस तरह से हमें दिल्ली, बम्बई से दिल्ली जाने के लिए हमको जो रूट मिलेगा वही रूट हमारा लिमिटेशन है। अगर दूसरा रूट पकड़ेंगे तो हमको दिल्ली पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। अगर सटीक रूट पकड़ते हैं तो हम वहाँ तक दिल्ली जल्दी पहुँचेंगे, आराम से पहुँचेंगे। ठीक। तो उसी तरह से सिलेबस है। सिलेबस जो है, अगर हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं कि वास्तव में इसमें क्या है, क्या नहीं है, हमें क्या नहीं करना है। सभी लोग बताते हैं कि सिलेबस में तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे से अगर दिल्ली जाना है, तो आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, चाहे आप ट्रेन से जाएँ, चाहे बस से जाएँ या एरोप्लेन से जाएँ। ठीक। तो आपको अब दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपको और कोई नहीं कि हाँ, आप सीधे आप दिल्ली से बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़िए, आप पहुँचिए। ठीक। या आप ये नहीं कि इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद से फिर मध्य प्रदेश जाइए, फिर, ठीक ना, उसके बाद आप घूमते रहिए। तो नहीं, आप जितना लंबा रूट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। लेकिन जबकि ये सब रूट में नहीं था, आप चाहते तो बॉम्बे से दिल्ली अपना, सीधे बॉम्बे से दिल्ली आप मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंच गए होते। ठीक ना। तो बहुत सारे, गुजरात से भी होके आती है, महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से आप फिर दिल्ली की तरफ राजस्थान होते हुए। तो जितना आप, तो इसीलिए जितना आप घूमेंगे उतना वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप इसी जो ट्रैक है, इसी में अभिमन्यु की तरह इस जाल में, चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस को समझिए। तो आज हम जितने भी किसी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, चाहे के लिए आप तैयारी में लगे हैं, तो मैं आज यही कोशिश करूँगा कि इस एग्ज़ाम को हम लोग डिकोड करें, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसमें कि वास्तव में इसमें क्या चल रहा है, कि हमें क्या जानना चाहिए। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 2024 सिलेबस को ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सिलेबस में कुछ चेंज था मेंस में 2024 में आते ही चेंज हो गया। तो उस चेंज को 24 में हुआ, इसलिए हम लोग लेटेस्ट सिलेबस जो है, जो कि पीसीएस आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है। उसी सिलेबस पर बात करेंगे और इसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि अभी एग्जाम जो आने वाला है पीसीएस का, अभी तो टल गया। ठीक। लेकिन आने वाले एग्जाम में हम देखते हैं तो पीसीएस और आरओ और एआर दोनों का एग्जाम आयोग के द्वारा होता है। दोनों के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें क्या है, ट्रेंड है, मतलब कि कितना अलग है। क्या दोनों अलग अलग हमको पढ़ना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस से एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि सिलेबस को पूरा बढ़िया से समझिए, यही हमारा लिमिटेशन है। इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। अगर इससे बाहर जाएंगे तो फिर हम ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि सिलेबस मेमोराइज हो जाए। अगर हमारे मेमोरी में वो बस जाए तो सबसे बेस्ट है, मेमोरी में बसाना है। ठीक ना। उसको बार बार देखते। आप एक काम कीजिए कि मार्केट से जाइए, सिलेबस या तो इस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट लेके आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए और उसको सुबह शाम देखते देखते आपको सिलेबस याद हो जाएगा। सिलेबस याद होना जरूरी है, क्योंकि उससे बाहर हमें नहीं जाना है। अगर सिलेबस से बाहर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। देखिए, हम एक और चीज़ है कि जो हम पीसीएस और आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, और उसके लिए हम लोग घटना चक्र का पॉइंटर जो है उसको कर रहे हैं, जो अंतिम प्रहार के रूप में। इसमें क्या है कि हम ट्रिक के साथ, ट्रिक भी इसमें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम घटना चक्र से अपनी तरफ से भी ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके।
क्या सबसे बड़ी बात, सब सिलेबस में कुछ भी छूटे ना। अगर पॉइंटर कर रहे हैं तो पॉइंटर में तो पीवाईक्यू का ही पॉइंट के रूप में दे दिया है, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमें छूट जाती है जो कि उसका बेसिक कंसेप्ट हो, तो हम उस टर्मोलॉजी क्या बोल रही है, तो उस सब टर्मोलॉजी बेसिक कंसेप्ट के साथ इस पॉइंटर में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप इस घटना चक्र के पॉइंटर में आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम मौर्यन तक कंप्लीट हो गया है, पोस्ट मौर्यन तक कंप्लीट कर दिए हैं। फिर आपका कुछ पॉलिटी के भी कंप्लीट हो गए हैं, 5 या 6 लेक्चर, तो उसी तरह से हम कंप्लीट ही जल्दी कर देंगे, ठीक ना। तो ये 9 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दीजिएगा ताकि इसका लाभ उठा के। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, ठीक है ना। तो सिलेबस की हम चर्चा करना है हमको, ठीक। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस यही जरूरी है कि सिलेबस में अगर हम खाली पॉइंटर पढ़ के जाते हैं तो पॉइंटर में जो गैप है तो वो कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए क्या चाहिए, जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो ड्राइवर सही मार्ग से लेते हुए अपना वो लेके पहुंच जाता है, उसी तरह से एक मार्गदर्शक चाहिए कि ताकि आपको सही तरीके से वहाँ तक पहुँचा दे। बिना मार्गदर्शक का आप नहीं पहुँच सकते हैं। जो ये बोलते हैं कि बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, चाहे बिना किसी का, तो एक गलत बोलते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, अब इस जाल में आपको फंसाए रहेंगे, ठीक। तो आपको बिना गाइडेंस का आप कर रहे हैं तो आप ट्रैप में फंस गए, उस चक्रव्यूह में फंस गए, उसमें से आप निकलने ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बेटर कोई गाइडर जो आपको, आप जिससे आप समझ सकें। गाइडेंस देने वाले तो बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे और सभी अच्छे गाइडेंस देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको किससे समझ में आ रहा है, जिससे लग रहा है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, हमारा टर्मोलॉजी हमारा समझने में आसानी हो रही है, उसको पकड़िए। और सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस कंप्लीट होना भी चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा कराते जाए और सिलेबस कंप्लीट ही ना हो, ठीक है ना। तो ये भी जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का, हम जानते हैं कि जो पीसीएस का एग्जाम होता है, आयोग के द्वारा लिया जाता है, तो ये 2 पार्ट में जाता है, ठीक। वास्तव में तो 3 लेवल होता है। कितना लेवल होता है, लेवल फर्स्ट में क्या होता है कि प्री होता है, प्री एग्जाम का ये पैटर्न समझ लीजिए। फिर लेवल सेकेंड में क्या होता है, मेंस होता है। लेवल थर्ड में क्या होता है, इंटरव्यू, ठीक, इंटरव्यू होता है। तो 3 लेवल होता है। तीनों लेवल में जो होता है कि प्री का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, ठीक। अब रैंक के लिए आपका मेंस लेवल 2 और लेवल 3 आपके रैंक में जोड़ा जाता है, रैंक के लिए। इसी रैंक के अनुसार आपको आपको अपना अलॉट होगा कि आप कौन से जॉब के लिए योग्य हैं, ठीक। तो मेंस और इंटरव्यू इसमें, तो ठीक ना। तो अभी इतना समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं। तो मेंस में हम देखते हैं कि मेंस में 2 पेपर होता है। प्री में देखते हैं तो प्री में 2 पेपर होता है, ठीक। कितने पेपर होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस यूपीपीसीएस के पैटर्न जो है प्रीमी का, तो इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर को हम जनरल स्टडी बोलते हैं, सेकंड पेपर को हम जनरल स्टडी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों जनरल स्टडी है, लेकिन इसमें क्या, इसको बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक चीज़ें क्लास 10 लेवल तक की आती है, ठीक ना, क्लास 10th के। दोनों जो सब्जेक्ट हैं, दोनों पेपर जो हैं, पेपर 1 और पेपर दोनों के लिए 2 घंटे मिलते हैं। टोटल मार्क्स 200 है, 200 का ये भी, 200 का पेपर फर्स्ट और 200 का पेपर सेकेंड, ठीक। जिसमें क्या होता है, पहले पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इतना दिमाग में रहे। और जो सेकेंड पेपर है, क्वालिफाई पेपर, इसमें आपको 33% मार्क्स लेके आना है, सेकेंड पेपर, जिसको सी सेट बोला गया है, ठीक। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में टोटल 6 पेपर हैं। कितना है, 6 पेपर। मेंस में कितने, 6 पेपर। तो पहला पेपर आपका है, इससे जनरल हिंदी, इससे है और जनरल हिंदी है। पहला एक पेपर जनरल हिंदी का होता है, एक पेपर इससे का होता है, ठीक। उसके बाद फर्स्ट पेपर जीएस का, उसके बाद पेपर 8 पेपर टोटल हैं। कितने, 8 पेपर, जिसमें इससे का पहला पेपर हिंदी का, दूसरा हिंदी का पेपर होता है। फिर जनरल स्टडी का एक पेपर होता है, फिर सेकंड पेपर जनरल स्टडी सेकंड होता है, फिर जनरल स्टडी थर्ड होता है, जनरल स्टडी फोर्थ होता है, जनरल स्टडी फिफ्थ होता है, जनरल स्टडी 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा गया, भूल गया, ठीक। जनरल स्टडी अब 5th और 6th जो है यूपी से रिलेटेड होता है, यूपी से रिलेटेड स्पेसिफिक होता है यूपी से। अगर आप ये चारों जानते हैं तो आपके लिए ये हेल्प करता है, ठीक। अब इसमें क्या है, मार्क्स थोड़ा सा देख लें तो मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे के 150 नंबर मिलते हैं,
हिंदी के 150 नंबर मिलते हैं और सभी पेपर जो है पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक उसके लिए 200 मार्क्स होता है। सभी पेपर 3 घंटे के होते हैं। टोटल हमें 1500 मार्क्स मेंस में मिलते हैं। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक, तो 100 मार्क्स का मतलब कि टोटल कितना हो गया 1600 मार्क्स का होता है। इसी पर हमको क्या होता है आपका रैंक डिसाइड होती है कट ऑफ के अनुसार। ठीक, आपको समझ में आ गया क्या पैटर्न है। ठीक, तो 1600 नंबर का 1500 नंबर का मेंस होता है, 1600 नंबर का इंटरव्यू होता है, 400 नंबर का आपका प्री होता है। ठीक, कितना जान गए। अब जनरल स्टडी फर्स्ट का जो प्री सा है रिलेटेड है उसका हम लोग देखते हैं। आयोग के द्वारा जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया उसी सेम कॉपी से ही है। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं किया गया अपने तरफ से। तो आयोग ने जो सिलेबस बताया तो सबसे पहले वो पॉइंट किसको दिया, करंट इवेंट। करंट इवेंट में क्यों क्या है तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर रहा है। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक, करंट करंट अफेयर, यही करंट अफेयर पहला टॉपिक करंट अफेयर है। जो जीएस प्री के लिए जीएस का जो पहला पेपर है प्री के लिए उसका सिलेबस 2 घंटे का टाइम है, 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक, यहाँ पर 2 ही पॉइंट दिया है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्या बोला, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हमें हिस्ट्री चाहिए, और नेशनल मूवमेंट दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस पर क्या हाईलाइट किया है, तो जो हाईलाइट किया है वो तो हमें पूरा बारीकी से समझना चाहिए, उसको याद होना हमारी उस पर कमांड होना चाहिए। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत ब्रॉड हो गया, इसमें मेडिवल आ गया, इसमें एशियंट भी आ जाएगा, मेडिवल भी आ जाएगा, मॉडर्न भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया सीधे इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जहाँ से शुरू होता है तो आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका शुरुआत होती है 1900 से 1947 तक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। या तो आप नेशनल मूवमेंट वास्तव में अगर देखना चाहते हैं तो नेशनल मूवमेंट 1857 57 मंगल पांडे की जो क्रांति है यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, लेकिन नेशनल मूवमेंट हम देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है, इससे पहले नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहा होता, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में होता है, नेशनल लेवल पर नहीं होता है। ठीक, तो आप नेशनल मूवमेंट यहाँ से ठीक डिस्कशन करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे क्या हमें करना है। ठीक है, हिस्ट्री समझ में आ गई, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। किसका, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। अब इसमें बोला है कि इंडिया का और वर्ल्ड का जियोग्राफी हमको इंडिया और वर्ल्ड दोनों का क्या चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक, तब कभी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक किसका, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। तो हमें इंडिया और वर्ल्ड के ज्योग्राफी को अगर इसमें पूछा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी बोल रहा है, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी जो नेचर के द्वारा बनाई गई है, जो नेचर के द्वारा बनाई गई है, इसमें नेचर। ठीक, अब इस नेचर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ह्यूमन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, सोशल और इकोनॉमिकल ये क्या आर्टिफिशियल है, मतलब कि ह्यूमन अपने लाभ के लिए उसको कर रही है। ठीक, ऐसा सोशल और इकोनॉमिकल में क्या इफेक्ट है। ठीक, तो इसको हमें आना चाहिए। अब उसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। यहाँ पर जो मेंशन दिया आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम होना चाहिए, पंचायती राज के बारे में मालूम होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू। जितने आपके वेलफेयर के प्रोग्राम आते हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सीधे एक करंट अफेयर में आपको चला जाएगा। पब्लिक पॉलिसी हम डिस्कशन करेंगे एक पॉइंट पर, ठीक ना, कि कहाँ से हम इसको कवर करेंगे तो हमें आसानी से हम इसको टैकल कर सकते हैं। गाइडेंस इसे तो हमें गुरु चाहिए, गुरु हमें इसीलिए ज़रूरी है कि वो सही तरीके से हमारी गाड़ी को लेके जाए। ड्राइवर जो होता है गाड़ी को सही तरीके से, नहीं तो उड़ा पड़ा के पास कि चक्का उक्का सब इधर उधर छिटा गए। सही टाइम पर सही तरीके से सुचारू रूप से चलना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी इंक्लूशन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक, तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ठीक, ये इकोनॉमी में आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो आपको मिलेगा। ठीक, अब जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनरल इशू इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर साफ साफ लिख लिया है कि आप जब इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होना है, नॉर्मल चीज़ें जाननी है। ठीक,
फिर उसके बाद जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में केवल लिख के छोड़ दिया है। अब इसमें क्या है, जनरल साइंस में आपका सब आ जाएगा जितना साइंस में हो रहा है। आपका फिजिक्स है क्लास 10 तक, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपका साइंस एंड जो आप टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में चाहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। आप स्पेस है, ठीक, जितने भी आप प्रोग्रेस हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक, तो इस पर हम देखते हैं। तो ये हमारा जो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट जो मेन है। अब बात हमें यहाँ पर सोचना है कि क्या नहीं करना है। तो हमें इस जो टर्म जो दिया गया है, इस टर्म के बारे में जानना है, इससे बाहर नहीं जाना। जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बारे में मस्ट हमें जानना है, इससे बाहर नहीं जाना। बायोडाइवर्सिटी जानना है, क्लाइमेट चेंज हमें जानना है, ठीक ना। इन्वायरमेंट में यही जानना है। अब इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बेसिक चीज़ें तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। जिस तरह से हमें ये इंटरनेशनल लिखा है, अब इसको जानने के लिए हमें इसका अल्फ़ाबेट तो जानना चाहिए ना, कि आई होता है, इसको आई बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, ठीक। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम नहीं जान, जो इन्वायरमेंट कभी नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, तो उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी ही पड़ेगी, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। करेंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, तो इसमें क्या आपको एक्सपेक्टेड हैव द नॉलेज अबाउट देम, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें बोल रहा है कि आप सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में आपको ब्रॉड जानना चाहिए, ब्रॉड डीप। नेशनल मूवमेंट, ठीक ना, नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको जानना है। कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट। एक इसमें एक एक जो पॉइंट है सिलेबस का, इसमें कह रहा है, खुद ही आयोग बोल रहा है कि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसमें, हिस्ट्री में। जब हिस्ट्री आप पढ़ें तो इसमें आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और भी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। तो आपको ये 3 चीज़ पर हमें चलना है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। और ये 3 चीज़ आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो प्रियम्बल में जस्टिस है, ये तीनों वर्ड जो है जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ठीक। एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आइए वास्तव में देखें तो इंडियन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का डिफिनीशन भी यही है। अगर कोई पूछे, कोई भी अगर हिस्ट्री का डिफिनीशन, तो हिस्ट्री का डिफिनीशन नहीं बोलता है दैट द चेंज इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, चेंज इन द पास्ट। क्या है हिस्ट्री, चेंज इन पास्ट। चेंज जहाँ होगा, किसमें चेंज होगा, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। जब चेंज होगा तभी हम कहेंगे कि हिस्ट्री है। अगर सेम चल रहा है तो फिर हिस्ट्री नहीं, वो तो कंटिन्यूटी, बस टाइम चल रहा है, ठीक। तो आपको इतना जानना है इंडियन हिस्ट्री पढ़ते समय, यानी प्रियम्बल का भी जो जस्टिस वाला पार्ट है उसमें आपको मालूम वहाँ से लिया गया, ठीक। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जस्टिस, प्रियम्बल में जस्टिस देखेंगे तो सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो वही सेम पॉइंट को यहाँ पर रख देता है कि याद रखने में हमको आसानी हो, हमें याद भी होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बोला कि नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट का जब बात करेगा तो यहाँ पर कैंडिडेट से बोल रहा है, कैंडिडेट एक्सपेक्ट द हैविंग द सिनॉप्टिकल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द कैरेक्टर। तो नेचर और कैरेक्टर दोनों जानना है कि उसका नेचर क्या था, यानी किस प्रकार का था उसमें, नेचर पॉजिटिव नेचर था, नेगेटिव नेचर था, कैसा नेचर था, उसका कैरेक्टर क्या था, ठीक। फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम मूवमेंट हो गया था, हो रहा था, कर रहे थे गांधी जी सबका, क्या कैरेक्टर था, उसका नेचर किस तरह का, वायलेंस, नॉन वायलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव। वही ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कैसे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ कि लोग एकजुट हो गए, नेशनलिज्म देश की बात करने लगे। एंड अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट के लिए अटेनमेंट होने लगे, ठीक ना। तो आपको इतना सब जानना है। अब देखा जाए तो पूरी इसमें कवर कर दिया है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक। तो यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग, तो ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशलाइज नहीं जानना है। देखिए सीधे लिखता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या बोल रहा है कि ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। अभी देखिए ज्योग्राफी में तब फिजिकल में आप देखेंगे तो क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल में नदी, झरना, पहाड़, ये सब जो फिजिकल है, माउंटेन, ठीक। अब सोशल उसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट, ह्यूमन का इम्पैक्ट और नेचर का इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट मिलकर क्या बनाएगा, सोशल और इकोनॉमिकल। जैसे आप पहले के लोग को आप देखेंगे तो पहले के लोग झाड़ी को उसमें रहते थे, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, जंगलों में, मतलब कि पैलियोलिथिक एज के टाइम। फिर उन्होंने नेचर से
लड़ना सीखा। धीरे धीरे आज देखिए लोग महल में रह रहे हैं, लोग स्पेस में रह, हवाई जहाज में रह रहे हैं, स्पेस में रह रहे हैं। ठीक, तो उनका सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट चेंज हुआ। लोग वही चीज़ हमको समझना है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहाँ बोल रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बोल रहा है कि वनली, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए साइलेंट हो गया। मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको बढ़िया जानना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बस नॉर्मल जानना है। नेक्स्ट, अब पॉलिटी। अब देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन हमें जानना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक एंड राइट इशू। इन इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल क्वेश्चन विल बी टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्री आज पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पॉलिटिकल में क्या है, इकोनॉमिक और कल्चरल इंक्लूड द पंचायती राज सिस्टम एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्रॉड फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो अब सोचिए कि जो हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो हम पढ़ेंगे या जो सिलेबस दिया गया उसमें आयोग चाह रहा है कि आपको जितना भी आप पढ़ें सबका एस्पेक्ट क्या होना चाहिए। तो आपको सबका जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिकल और कल्चरल की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़ा ज्ञाता हो गए हैं, आप सब कुछ पॉलिटी सिस्टम को, पंचायती राज के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिलेशन नहीं जोड़ पा रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे बूस्ट करेगी, हमारी कल्चर, इंडियन कल्चर को कैसे ये बूस्ट करेगा, या उनके लिए यानी सोसाइटी के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से, कि आप सोसाइटी के प्रति सोचें। ठीक है ना। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, द कैंडिडेट विल बी टेस्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन। अभी देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ह्यूमन के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ठीक, तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके बीच का रिलेशन की बात कर रहा है। जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जिसमें आपको नहीं जाना। जनरल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट से जनरल केवल इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पर ये समझना हमको यहाँ पर है कि अब जितना भी लेके हम आए हैं, जितना भी आप इंडियन हिस्ट्री में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में, आप ज्योग्राफी में देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, आप फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में, सब एक चीज़ कॉमन है, सोसाइटी। ठीक है ना, सोसाइटी यानी सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल और इकोनॉमिक दोनों, ये दो एस्पेक्ट जो है पूरा हर जगह कॉमन है। तो आप सोचिए कि जब भी कोई, अब यही चीज़ हमको करंट अफेयर में लेके जाना है, हमको जो जो ये टॉपिक इसमें दिया है उसी एस्पेक्ट से हम करंट अफेयर में पढ़ना है, न्यूज़पेपर में पढ़ना है। ठीक ना। अगर इस राउंड से हम बाहर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब खुद सोचिए कि सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, और पॉपुलेशन जो है, फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन का एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद क्लाइमेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अब पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कल्चर, इंडियन कल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस सब को हमें करंट अफेयर में देखना है। अगर करंट अफेयर में अगर इस सबको एस्पेक्ट को देख लेते हैं तो हमको करंट अफेयर समझ में आएगा और इंटरलिंकिंग करना आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब साइंस का बात आया तो साइंस भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द साइंस कुड मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात बोल रहा है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन मतलब कि क्या हुआ, करंट अफेयर। ठीक, तो करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ पर डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक स्टडी फॉर एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। यहाँ पर यह भी बोला कि कोई आपको स्पेशलिस्ट नहीं होना है, एक्सपर्ट नहीं होना है। ठीक, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड हैव द जनरल अवेयरनेस अबाउट एबव सब्जेक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नया चीज़ डाल दिया है आयोग ने, यूपीपीसीएस आयोग ने, कि भैया जो भी इतना ऊपर देखे हो, यही एस्पेक्ट हमको उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानना है। यानी जितना सब आप इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो ये हमारा जनरल स्टडी का पेपर का हमने अभी तक जो भी सीखा, देखा कि हाँ जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट जो है प्री के लिए, इसमें जो भी हमें सब्जेक्ट दिया गया, इसमें हम देख रहे हैं कि हमसे क्या आयोग चाहता है। तो आयोग हमको हर फील्ड में जानकारी चाहता है, वो भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, नॉर्मल अवेयरनेस चाहता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के बारे में जनरल एक्सपेक्ट करता है कि आप जनरल इन्फॉर्मेशन जो ऊपर रिलेटेड है उसके बारे में भी जानते हों। तो जितने भी हम 5-6 टॉपिक जो देखें ऊपर, उस सबको उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट में को रिलेट करके देखना है कि क्या होगा। ठीक है ना।
जैसे अभी आप देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सोशल प्रॉब्लम आई थी कि यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया था क्या कि जितने भी दुकान वाले हैं वो क्या अपना नेम प्लेट लगाएंगे। ठीक, नेम प्लेट किसका दुकान है क्या हुआ, तो लोगों को इसमें सोसाइटी के जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें सोशल जो ब्रदरहुड है वो खत्म हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि रिलीजियस कास्ट पर डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक, तो वो बात सही है। तो यही चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्या सोशल प्रॉब्लम क्या है। ये तो बस सरकार यहाँ पर बोल दी करना है, लेकिन उस पर आपको व्यू रखना अपना जानना पड़ेगा और आपको ये भी जानना क्या क्या उनका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, जब करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे तो उसमें आप बताते रहेंगे कि देखिए इससे पॉइंट से ये रिलेटेड हो रहा है, या अब याद रहेगा आपको सिलेबस, तो आपको करंट अफेयर में रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश भी सेम वही कहानी दोहराया है कि आपको नेम प्लेट लगाना है। ठीक है ना, तो होता रहता है। अब वही आपको यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो आप सोसाइटी, वही तो बोल रहे हैं कि जितना भी पेपर इसमें है कि सब सोशल इकोनॉमिकल के बारे में ही है। सोसाइटी में इसलिए कि यहाँ देखिए हम उस चीज़ पर ध्यान देना है कि आयोग चाहता है कि आप कौन सा दुनिया में रहते हो ये नहीं, आप ग्राउंड को समझो। इंडिया वास्तव में है क्या। जैसे गांधी जी क्या किए, गांधी जी सबसे पहले इंडिया जब आए नेशनल मूवमेंट में तो वो क्या किया कि वो इंडिया को जानना चाहे, यानी उसको ग्राउंड को जानना चाहें। ठीक ना, ग्राउंड को जानने के लिए क्या किया कि वो सबसे कनेक्ट होने लगे। कनेक्ट करने के लिए क्या किया कि पहले वो इंडिया को घूमे, ठीक, लोगों की प्रॉब्लम को। तो वही बोल रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप इंडिया को जानना है आपको, बस एक वर्ड ज्योग्राफी भी है तो उसमें क्या बोल दिया, ओनली लिख दिया है, ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपको स्पेशलाइज नहीं होना है। ठीक, जहाँ पर स्पेशलाइज होना है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हिस्ट्री में ब्रॉड सीधे बोल दिया। तो यही चीज़ें हमको समझने की कोशिश करनी है। ठीक, अब सेकंड पेपर है तो सेकंड पेपर में वही आपका 200 नंबर का है। ये भी इसमें केवल आपको 35% मार्क्स लेके आना है। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए इंटरप्रिटेशन स्किल ऑफ कम्युनिकेशन पूछता है, जो बहुत सिंपल होता है, पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आ, मेंटल एबिलिटी मैथ। अब फिर देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल का अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक एंड स्टैटिक्स। जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th, हिंदी अप टू क्लास 10th। ठीक, तो ये हमारा जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर का। तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर के बारे में जाने, जिसमें फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए, क्योंकि यहीं से हमारा मेंस लिखने का हमको मिलेगा रास्ता। ठीक ना, सेकेंड पेपर हम थोड़ा सा, अब अगली बार मिलेंगे तो थोड़ा सा सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर को लेते हुए तो हम मेंस की तरफ चलेंगे। ठीक, तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। ठीक ना, हम इसमें आपको सिलेबस को कवर कराते हुए आपको लेके चलेंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो आपके सिलेबस में, आपको तैयार करने में, समझने में। ठीक ना, तो जीएस पॉइंटर तो हमको बेसिक चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, हमारा रिवीजन इससे क्या होगा कि सिलेबस कंप्लीट, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हम, अगर आपको कोई भी टीचर है, कोई भी मिल रहा है, आप खुद कर ले रहे हैं तो बेटर है। आप इसको पढ़िए और इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको आप जानिए, जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आ गया स्टेट। ठीक, तब जानिए कि स्टेट क्या होता है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। स्टेट 12 में दिया गया है, 36 में दिया गया है, लेकिन अगर उसमें नहीं कवर किया है पूर्वालोकन में, तब नहीं कवर किया, तो यही चीज़ें आपको जानना है। ठीक ना, बहुत चीज़ें इसमें क्या पूर्वालोकन पीवाई की है, लेकिन मैं इसमें यही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गैप न रह जाए, पीवाई की कंप्लीट हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। हमें मालूम चलता है इससे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, अगर पसंद आए तो आप जुड़िए। ठीक है ना, हम कोशिश यही कर रहे हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।